हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास बीएससी सेकेंड ईयर में, ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो पढ़ रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये है आपका बीएससी सेकेंड, ठीक है। और ये आपका लेक्चर नंबर होगा 14, लेक्चर नंबर 14, ठीक। तो अब देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। आपको जानते हैं कि कुछ सब्सटेंस ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो जिस सब्सटेंस को मैग्नेट चुंबक बहुत तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस सब्सटेंस को कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और उसके इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो मोस्टली जो जैसे आपका आयरन है, आयरन सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, सॉलिड आयरन, ये आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये मैग्नेट के द्वारा स्ट्रांगली जो होता है अट्रैक्ट किया जाता है, तो इसको इस गुण को कहेंगे फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो दो सब्सटेंस which are strongly attracted by magnet that is called ferromagnetic substance and their property is known as ferromagnetic, ठीक। जो सब्सटेंस मैग्नेट के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाता है उसको कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और उसकी इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक, ठीक। सर्टेन सब्सटेंस व्हिच आर वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं मैग्नेट के द्वारा वीकली अट्रैक्ट किए जाते हैं। तो जो सब्सटेंस मैग्नेट के द्वारा वीकली अट्रैक्ट किए जाते हैं उस सब्सटेंस को कहा जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहा जाता है पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो दो सब्सटेंस व्हिच इज वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट that is called paramagnetic substance and their property is known as paramagnetism, ठीक है ना। तो फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म, तो देखो ये है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। जो सब्सटेंस मैग्नेट के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाएगा उसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी को कहेंगे फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक। दो सब्सटेंस व्हिच इज वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, जो सब्सटेंस मैग्नेट के द्वारा वीकली अट्रैक्ट होता है उसको कहा जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना। जो सब्सटेंस जो है मैग्नेट के द्वारा वीकली अट्रैक्ट किया जाएगा, बहुत कम अट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है ना, उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म। और तीसरा वर्ड ये है कि एक होता है डायामैग्नेटिक, जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेट के द्वारा रिपेल किया जाता है, प्रतिकर्षित किया जाता है। जो सब्सटेंस चुंबक के द्वारा क्या किया जाता है? प्रतिकर्षित होता है, उस सब्सटेंस को कहा जाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और उसके इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायामैग्नेटिक। दोज सब्सटेंस which is repelled by magnet that is called diamagnetic substance, तो उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और उसकी इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डायामैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिज्म बोलते हैं।
तो जो सब्सटेंस मैग्नेट के द्वारा रिपेल किया जाता है, प्रतिकर्षित किया जाता है, वे सब्सटेंस जो चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं उसको कहा जाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, और उसके इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डायामैग्नेटिज्म। ठीक है। अब देखिए जैसे आपका NaCl है, NaCl आपका ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। और पैरामैग्नेटिक में देखिए जैसे आपका ये ऑक्सीजन है, ठीक। अब इसके बाद देखिए इनका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यूएम से। तो म्यूएम इज इक्वल टू होता है रूट n+2 Bm। अब Bm बोर मैग्नेटान इसकी यूनिट है, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है बोर मैग्नेटान, ठीक है ना। तो ये म्यूएम इज इक्वल टू है मैग्नेटिक मोमेंट, जहाँ पर n जो है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। म्यूएम इज इक्वल टू रूट n+2c इस फार्मूले से। तो आपको इस पर जो है कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है कि Bm वैल्यू ज्ञात कीजिए या मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात कीजिए। जैसे आपका ये दे दिया Fe3+, तो आपसे पूछ लिया गया कि जो आपका ये फेरिक आयन है Fe3+ में का बोर मैग्नेटॉन कितना होगा या इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम n की जगह रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम नोट्स लिखेंगे। अब देखिए इसमें हेडिंग है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। सर्टेन सॉलिड्स, फॉर एग्जांपल देखो सर्टेन सॉलिड फॉर एग्जांपल iron is strongly attracted by magnet, ठीक है ना। तो आपको पता है कुछ सब्सटेंस जैसे सॉलिड में आयरन, ये मैग्नेट के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना, अट्रैक्टेड। तो सच सब्सटेंस आर कॉल्ड ferromagnetic substance. Such substance are called ferromagnetic substance, and the properties is known as ferromagnetism, ठीक। तो आपको पता है कि जो सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है उसको कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और वे प्रॉपर्टी कहलाएगी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना। फेरोमैग्नेटिज्म ओनली इन ferromagnetism only in
सॉलिड स्टेट, ओनली इन सॉलिड स्टेट। ठीक। अच्छा, अब देखिए, अब आप लिखेंगे कि जो सब्सटेंस जो होता है मैग्नेट के द्वारा वीकली अट्रैक्ट किया जाता है उसको कहा जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और उसके इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है पैरामैग्नेटिक। तो which substance weakly attract by which substance weakly attract by magnet attract by magnet is called as paramagnetic substance, and their properties is known as पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है। तो जो सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट किए जाते हैं मैग्नेट के द्वारा उसको कहा जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और उसकी इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपका ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक इसलिए होता है क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है ना। ये मैग्नेट के द्वारा वीकली अट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए ऑक्सीजन आपका पैरामैग्नेटिक है। ठीक है ना। देयर आर अदर सब्सटेंस also which are feebly repelled by magnet, feebly repelled by magnet is called as diamagnetic substance, and their properties is known as diamagnetism, ठीक है ना। जो सब्सटेंस जो होते हैं ये मैग्नेट के द्वारा रिपेल किए जाते हैं, प्रतिकर्षित किए जाते हैं, उस सब्सटेंस को कहा जाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, और उसकी इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डायामैग्नेटिक। ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल NaCl जो है आपका ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक। अब देखिए, अब इसका हम निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए,
मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको अभी बताया गया कि मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू एम से। तो म्यू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एन प्लस 2। अब यहाँ पर एन जो है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एन जो है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है ये होता है बोर मैगनेटान। क्या होता है, बोर मैगनेटान होता है, ठीक है ना। तो द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एम, द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एम, द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एम फॉर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन are calculated by the formula, mu m is equal to root n plus 2 bm। और bm का मतलब होता है बोर मैगनेटान, ठीक है ना। अब यहाँ पर वेयर n is equal to number of unpaired इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए म्यू एम ये मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू होता है रूट एन प्लस 2, ठीक है ना। ये है बी एम को बोलते हैं बोर मैगनेटान, एन जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं बोर मैगनेटान को या मैग्नेटिक मोमेंट को, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन है एक, और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपका है कैलकुलेट द बीएम वैल्यू फॉर Fe3+ आयन, तो यहाँ पर जो आपका फेरिक आयन है, इस फेरिक आयन का आप बीएम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट जो कैलकुलेट करेंगे उसकी यूनिट होगी बीएम, ठीक है ना। तो बीएम है आपका बोर मैगनेटान। तो अब देखिए यहाँ पर आयरन Fe इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 6 26, ठीक। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर देखिए जो आयन है Fe3+ है, तो इसका मतलब कि Fe के आउटर शेल से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल चुके हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये 4s के निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए तो ये हो जाएगा Fe3+, एटॉमिक नंबर वही रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, क्या हो जाएगा, 3d5 हो गया, ठीक है ना। अब 3d5
और यहाँ हम लिख सकते हैं 4s 0। तो अब 3d5 कैसे हो गया, क्योंकि 4s का 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और 3d का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। इस तरह से 2 1 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये हो गया 3d5। अब d सबसेल में देखिए, 3d सबसेल में कुल 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। अब 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए n बराबर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ पर अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। तो आप जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट म्यूम इक्वल टू होता है √n प्लस 2। तो ये हो गया आपका √n की जगह कितना हो जाएगा 5 प्लस 2, ये है आपका Bm, बोर मैग्नेट का, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 5 2 7 बचे 35, ये आया 35 Bm, ठीक है। अब इसको आप इसका वो निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो जब वर्गमूल निकालेंगे 35 का तो आएगा आपका 5.9 Bm, ठीक है ना। तो Bm द बोर मैग्नेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, द Bm वैल्यू ऑफ Fe3 प्लस इज 5.9 Bm, ठीक है ना। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है या Bm वैल्यू है ये 5.9 है, ठीक। कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि किसी आयन में, आयन का मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 है, Bm है। मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी आयन का पूछ लिया कि किसी आयन का मैग्नेटिक मोमेंट, या आपसे पूछ लिया कि Fe3 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 Bm है, तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसको भी निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि व्हाई Hg इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट से 1 नंबर का, कि मरकरी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। आप जानते हैं पारा जो होता है वो सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्यों, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि व्हाई मरकरी इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। व्हाई मरकरी इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। क्वेश्चन, व्हाई मरकरी Hg इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है ना। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, क्यों, ठीक है ना। तो सलूशन देखिए, क्योंकि जो मरकरी होता है, मरकरी के बीच जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है वो वेरी वीक होता है, ठीक है ना। तो जो मरकरी के एटम हैं, ठीक, मरकरी के जो परमाणु हैं उनके बीच जो इंटर एटॉमिक फोर्स लगता है, ठीक है ना, अंतर परमाणविक बल जो लगता है, अंतरा परमाणविक बल, इंटर एटॉमिक फोर्स, वो वेरी वीक होता है। इसीलिए ये नॉर्मल टेम्परेचर पर जो होता है वो लिक्विड होता है। तो लिखेंगे क्या कि मरकरी इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। मरकरी इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर बिकॉज mercury is liquid at normal temperature because interatomic force
force in mercury is very weak, ठीक है ना, क्योंकि मरकरी के जो एटम्स हैं उनके बीच जो इंटरएटॉमिक फोर्स लगता है वो वेरी वीक होता है, इसलिए जो है ये लिक्विड होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर पर। ठीक, एक क्वेश्चन और है कि व्हाई केमिस्ट्री ऑफ जर्कोनियम एंड हाफिनियम आर सिमिलर। जर्कोनियम और हाफिनियम की केमिस्ट्री जो होती है सिमिलर होती है, क्यों? ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, व्हाई केमिस्ट्री ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम is very similar, ठीक है ना। तो सिमिलर क्यों होता है? वेरी सिमिलर। तो जर्कोनियम और हाफिनियम की केमिस्ट्री जो होती है वो वेरी सिमिलर होती है, क्यों? ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको पता है कि जर्कोनियम है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ये 40 होता है, ठीक है ना। और आपका हाफिनियम जो है HF इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ये 72 होता है। जर्कोनियम जो है ये आपका सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है और ये हाफिनियम आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है। ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है और ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स है। तो दोनों की केमिस्ट्री जो होती है वो सेम होती है। सेम क्यों होती है? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। किसके कारण? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जर्कोनियम और हाफिनियम की केमिस्ट्री जो होती है या प्रॉपर्टी जो होती है वो एक दूसरे के सिमिलर होती है, क्यों? तो आपको जवाब देना है क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक, अब क्वेश्चन ये होता है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए जब हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में इंटर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है ये 4f ऑर्बिटल में होती है, ठीक। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जब हम इंटर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो होती है ये 5f ऑर्बिटल में होती है, ठीक है ना। तो 4f और 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होने के कारण ठीक होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होने के कारण जो आउटर सेल का ईएनएस इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर देखो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कहाँ होगी? 4f ऑर्बिटल में। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है 5f ऑर्बिटल में, ठीक है। जब 4f ऑर्बिटल और 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होने लगती है तो आउटर सेल का जो एनएस इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड हो जाता है, क्योंकि f ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वेरी पुअर होता है, ठीक है ना। तो उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने के कारण एनएस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड हो जाता है। जब न्यूक्लियस से वह टाइटली बॉन्डेड हो जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण सेल की साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ठीक है ना, और कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण यही है कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल एंड 5f ऑर्बिटल, जिसके कारण आउटर सेल का एनएस इलेक्ट्रॉन जो होता है ये न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड हो जाता है। और जब न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड हो जाता है तो सेल की साइज कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है और रेडियस जो होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो होता है जर्कोनियम और हाफिनियम की केमिस्ट्री जो होती है वो सेम होती है, ठीक। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या?
लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे कि केमिस्ट्री ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम, केमिस्ट्री ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम आर very similar because lanthanide contraction क्यों होता है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है ना। कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या कारण है इसको नोट कर लीजिए। द कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज the cause of lanthanide contraction is feeling of electron in 4f orbital in second transition series and 5f orbital in third transition series, as a result outer ENS electron are tightly bonded, with nucleus, and cell size contracted, This type of contraction is called as lanthanide contraction. इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। थैंक यू।